नमस्कार मित्रों, आज की कड़ी में स्पेंसर के राजनीतिक विचारों और उसके व्यक्तिवाद पर क्या विचार थे, इस पर प्रकाश डालेंगे। हर्बर्ट स्पेंसर के विषय में मैक्सी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। मैक्सी ने हर्बर्ट स्पेंसर के लिए एक कथन कहता है। वो क्या कहता है? स्पेंसर विक्टोरियन इंग्लैंड और विक्टोरियन अमेरिका का अरस्तु, यानी विक्टोरियन युग का इंग्लैंड का और अमेरिका का वो क्या है? अरस्तु। स्पेंसर का जन्म 27 अप्रैल 1828 को हुआ था। उसका जीवन निराला था। उसका जीवन एक अद्भुत था। उसने अपने जीवन में कभी भी प्रेम नहीं किया, कभी उसने शादी नहीं किया, यानी पारिवारिक जिम्मेदारियों से वो हमेशा अलग ही रहा। उसका जो आकर्षण था वो किस पर आकर्षित था? तो उसका आकर्षण मशीनों पर था। वह ऐसा व्यक्ति था जो स्वशिक्षित और स्वनिर्मित हुआ था, यानी स्वयं से उसने शिक्षा ग्रहण की और स्वयं ही अपने आप को समाज में प्रतिष्ठित करने का कार्य भी किया। ब्रिस्टन ने स्पेंसर के विषय में एक उक्ति कहा है कि स्पेंसर विचारों का विक्रेता है, यानी वो अपने विचारों को बाजार में बेचता तो जरूर है, लेकिन उसका कोई खरीदार नहीं है। स्पेंसर की मृत्यु 1903 में हो गई। स्पेंसर के जो राजनीतिक विचार हैं उसकी प्रमुख कृतियों में समाहित हैं। प्रमुख कृतियां कौन सी हैं? पहली है सोशल स्टैटिक्स। उसकी जो पहली कृति है वो क्या है? सोशल स्टैटिक्स। दूसरी मैन वर्सेस द स्टेट। तीसरी प्रिंसिपल ऑफ सोशोलॉजी। और चौथी है द स्पेयर ऑफ गवर्नमेंट। इनमें स्पेंसर के राजनीतिक विचारों को समाहित किया गया है। स्पेंसर जितना अपने समय प्रसिद्धि पाई, उसके बाद उतनी प्रसिद्धि, यानी आधुनिक काल में उतनी प्रसिद्धि उसे नहीं मिल पाई। वो किस वजह से अपने समय में प्रसिद्ध हुआ? तो स्पेंसर एक महान प्रणाली या सिस्टम का निर्माता के रूप में याद किया जाता है। हॉब्स के बाद इंग्लैंड की दार्शनिक व्यवस्था को संचालित करने का सामर्थ्य अगर किसी ने दिखा तो वो कौन था? स्पेंसर। स्पेंसर ने अपने विकासवादी सिद्धांत से व्यापक सम्मान पाया, लेकिन इन सिद्धांतों में जितना सम्मान उसे अपने समय मिला, इन्हीं सिद्धांतों में आज उसको कोई जानने को भी तैयार नहीं। स्पेंसर के कुछ प्रमुख विचार क्या थे? उसने राजनीति के क्षेत्र में क्या विचार अपने दिए, उस विचारों पर समाज या राज्य या व्यक्तिवाद पर क्या क्या उसके विचार थे, इन सब पर
प्रकाश डालेंगे। स्पेंसर का मानना था कि प्रकृति के वे नियम जो कार्य के वैज्ञानिक सिद्धांतों में पाए जाते हैं, मानव निर्मित कानूनों से अधिक श्रेष्ठ होते हैं। यानी मानव निर्मित कानून की अपेक्षा स्पेंसर प्राकृतिक कानून को अधिक अच्छा मानता है, और यहाँ पर वह बेंथम के सिद्धांत का खंडन करता हुआ दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि बेंथम ने प्राकृतिक अधिकारों या प्राकृतिक कानून को बकवास कह करके उसका उपहास उड़ाया था। स्पेंसर टॉमस हॉकिन से अधिक प्रभावित था, और इसी के प्रभाव में आने के बाद स्पेंसर व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा हस्तक्षेप नीति का प्रतिपादन करता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और हस्तक्षेप की नीति का राजनीति में प्रतिपादन हॉकिंसन के प्रभाव में आने के बाद स्पेंसर ने किया। स्पेंसर लैमार्क का शिष्य था, लेकिन वह प्रभावित किससे था? डार्विन से। डार्विन के जीव विज्ञान में, डार्विन द्वारा जो जीव विज्ञान में उत्तरजीवता का सिद्धांत दिया गया, उससे 6 वर्ष पूर्व, यानी डार्विन ने जब उत्तरजीवता का सिद्धांत दिया, उससे 6 वर्ष पूर्व स्पेंसर ने अपने राजनीति के क्षेत्र में उत्तरजीवता का सिद्धांत दे करके अमर हो गया। यानी जो काम जीव विज्ञान के क्षेत्र में डार्विन ने किया, वही कार्य राजनीति के क्षेत्र में स्पेंसर ने किया। स्पेंसर का विकासवादी सिद्धांत क्या है, इसे समझेंगे। स्पेंसर का विकासवादी सिद्धांत, स्पेंसर ये मानता है कि परिवर्तन और विकास की प्रक्रिया संसार की प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करती है। यानी इस संसार में चाहे जितनी भी वस्तुएं पाई जाती हों, उनमें क्या पाया जाता है? विकास, परिवर्तन और विकास। कोई भी वस्तु, चाहे वो जीव हो चाहे वो अजीव हो, सभी में परिवर्तन और विकास की प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है। डार्विन के योग्यतम की उत्तरजीवता को स्वीकार करते हुए स्पेंसर अपने ग्रंथ प्रिंसिपल ऑफ इथिक्स में लिखा है कि जो व्यक्ति पर्यावरण को अपने अनुकूल बना लेते हैं, वही सबसे अधिक प्रगति करते हैं। यानी उसके कहने का आशय ये है कि पर्यावरण को जितना अनुकूल व्यक्ति अपने कर लेता है, उसी के अनुकूल ही वो अपना विकास कर पाता है या प्रकृति में सर्वाइव कर पाता है। विकास की प्रक्रिया में संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति, विकास की प्रक्रिया में यानी इस विश्व, संपूर्ण विश्व की जो उत्पत्ति हुई है विकास की प्रक्रिया में, वह पदार्थ से हुई है। विकास केवल चेतन जगत में नहीं होता। विकास का जो क्रम है वो केवल चेतन जगत में नहीं होता, अचेतन अथवा अजैविक जगत में भी होता है। यानी जैविक, अजैविक, चेतन और अचेतन सभी जगह विकास का क्रम जो है वो विद्यमान होता है। अजैविक जगत का मतलब, यहाँ पर स्पेंसर अजैविक जगत का मतलब व्यक्ति और समाज से लेता है। अजैविक जगत का मतलब वो व्यक्ति और समाज से लेता है।
स्पेंसर ने निरंतर विकास के सिद्धांत को स्वीकार कर व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को सिद्ध करने के लिए अपने राजदर्शन में प्रयोग किया है। स्पेंसर का मानना है कि शक्ति का विनाश नहीं होता। स्पेंसर ये स्वीकार करता है कि शक्ति का विनाश नहीं होता, यानी पदार्थ का विनाश नहीं होता। परिस्थिति के अनुकूल या पर्यावरण के अनुकूल उसके स्वभाव या उसके स्वरूप में परिवर्तन भले ही हो जाए, लेकिन उसकी जो मूल धारणा है वो वही रहेगी। उसके स्वरूप में परिवर्तन हो जाए वो अलग बात है। विकास कैसे होता है? विकास का क्रम क्या है? विकास अनिश्चितता से निश्चितता की ओर, सरलता से जटिलता की ओर होता है। विकास की जो प्रक्रिया है वो कैसी है? अनिश्चित, यानी जो अनिश्चित है, अनिश्चित से हम निश्चित की ओर चलेंगे। जब अनिश्चित से निश्चित की ओर जाएंगे तभी विकास की प्रक्रिया चालू होगी। स्पेंसर के अनुसार विकासवाद की प्रक्रिया जैविक, अजैविक और अतिजैविक तीनों ही क्षेत्रों में होती है। जो विकासवाद की प्रक्रिया है वो जैविक, अजैविक और अतिजैविक इन तीनों क्षेत्रों में विद्यमान होती है। स्पेंसर ये भी मानता है, स्पेंसर नैतिकता को सापेक्ष मानता है, निरपेक्ष नहीं मानता। यानी नैतिकता को वो क्या कहता है? सापेक्ष है। नैतिकता की भावना का अन्य वस्तुओं की तरह स्वयं विकास होता है। ये बाहर से लगना, यानी नैतिकता कैसी है? सापेक्ष। यानी इस नैतिकता को बाहर से लाकर किसी व्यक्ति पर नहीं थोपी जा सकती। ये व्यक्ति में स्वयं अपने आप जन्म लेती है। जैसे जैसे व्यक्ति का या समाज का विकास होता है उसी तरह नैतिकता का भी विकास होता है। विकास की कौन कौन अवस्थाएं हैं? विकास की जो अवस्थाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? विकास सरल से जटिल की ओर चलता है। सदैव स्पेंसर के अनुसार विकास का जो क्रम है वो कैसा है? सरल से जटिल की ओर, अनिश्चितता से निश्चितता की ओर, आसक्त से सशक्त की ओर, सजातीय से विजातीय की ओर, ये विकास का क्रम चलता रहता है। स्पेंसर विकास की सीमा को स्वीकार करता है। स्पेंसर ये मानता है कि विकास की एक सीमा होती है और उस सीमा के बाद किसी भी वस्तु या समाज या व्यक्ति का विकास संभव नहीं है। यानी उस सीमा के बाद उसका विकास नहीं हो सकता। स्पेंसर विकास की सीमा को स्वीकार करता है। विकास की प्रक्रिया में स्पेंसर बाह्य परिस्थितियों को अधिक महत्व देता है। यानी किसी भी का भी विकास तभी होगा जब उसमें बाह्य कारकों का पर्याप्त सहयोग होगा। अगर बाह्य कारकों का सहयोग प्राप्त नहीं होगा तो उसका विकास संभव नहीं होगा। इसी आधार पर वह समाज के साविय सिद्धांत का समर्थन करता है। साविय सिद्धांत का मतलब है कि प्रत्येक अंग से निर्मित होकर ही एक संपूर्ण शरीर की रचना होती है और जिस तरह शरीर के किसी एक अंग के नष्ट हो जाने से अंग से अलग, यानी संपूर्ण से अलग
उस अंग को हो जाने के बाद उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार संपूर्ण से अगर कोई अंश अलग होता है तो उसका अस्तित्व भी समाप्त हो जाता है। स्पेंसर के पूर्ण आदर्श समाज, यानी स्पेंसर ने जिस आदर्श समाज की कल्पना की है, तो उसका आदर्श समाज कैसा है? किसी भी प्रकार के शासन का अस्तित्व नहीं है। यानी स्पेंसर का जो आदर्श समाज है उसमें किसी प्रकार के शासन के लिए जगह नहीं। व्यक्ति जब तक पूर्ण अथवा अंतिम संतुलन तक नहीं पहुंच जाता तब तक राज्य शासन की आवश्यकता है। यानी व्यक्ति का जब पूर्ण विकास हो जाएगा, उन परिस्थितियों में राज्य की या समाज की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसी पर स्पेंसर कहता है कि राज्य सुनता ही समाज की प्रगति की पराकाष्ठा है। यानी स्पेंसर का कहना है कि समाज का विकास की जो अंतिम सीमा है वो क्या है? जब राज्य नहीं रहेगा। यानी राज्य जब समाप्त हो जाएगा या राज्य जब खत्म हो जाएगा तो वो अपने आप समाज विकास के पथ पर आगे बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि राज्य किस लिए है? बुराइयों को समाप्त करने के लिए, स्वयं एक बुराई के रूप में। इसलिए स्पेंसर राज्य को एक बुराई मानता है। अब स्पेंसर का व्यक्तिवाद पर क्या विचार है? चूंकि सावी सिद्धांत, स्पेंसर सावी सिद्धांत का समर्थन करता है और वहीं पर व्यक्तिवाद का भी समर्थन वो करता है। और सावी सिद्धांत और व्यक्तिवाद दोनों एक दूसरे की विरोधी विचारधारा है, लेकिन स्पेंसर के दर्शन में दोनों विचारधाराओं का बड़ा समन्वित रूप देखने को मिलता है। व्यक्तिवाद का प्रारंभ स्पेंसर ये कहकर करता है कि राज्य के अस्तित्व का कारण मनुष्य के पूर्वजों से प्राप्त कुटिलता है। यानी राज्य का अस्तित्व अगर है तो कहीं न कहीं मनुष्य में कुटिलता, धोखाधड़ी और अन्य बुराइयां हैं। अगर ये बुराइयां मनुष्य में नहीं रहेंगी तो राज्य का कहीं भी अस्तित्व नहीं हो सकता, क्योंकि जिन बुराइयों को समाप्त करने के लिए राज्य का जन्म होता है, जब वही समाप्त हो जाएंगी तो फिर राज्य की कोई आवश्यकता नहीं होगी। व्यक्तिवाद, यानी व्यक्तिवाद के रूप में वो कहता है कि राज्य के अस्तित्व का कारण मनुष्य के पूर्वजों से प्राप्त कुटिलता है और राज्य को वो रक्षक नहीं भक्षक मानता है। व्यक्ति का विकास प्रकृति की देन से उसी तरह स्वच्छंदतापूर्ण होना चाहिए जैसे अन्य स्वतंत्र जीवों का होता है। यानी प्रकृति में जैसे अन्य जीवों का विकास होता है, किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं होता, उसी प्रकार मनुष्य का भी विकास उसी स्वतंत्र या स्वच्छंद वातावरण में होना चाहिए। उस पर किसी प्रकार का कृत्रिम प्रतिबंध राज्य द्वारा नहीं लगाना चाहिए। स्पेंसर का मानना है कि जिस राज्य में जितनी अधिक स्वतंत्रता होगी वह राज्य उतना ही अच्छा होगा। स्पेंसर ये कहता है कि जिस राज्य में जितनी स्वतंत्रता होगी, जो राज्य व्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित नहीं करेगा, वो राज्य उतना ही अच्छा
होगा। स्पेंसर राज्य को अनैतिक संस्था मानता है। कैसी संस्था मानता है? राज्य को अनैतिक संस्था मानता है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अपहरणकर्ता मानता है। यानी राज्य जितना राज्य के कार्य बढ़ेंगे उतनी व्यक्ति की स्वतंत्रता बाधित होगी। इसलिए स्पेंसर लोक कल्याणकारी कार्यों का खंडन करता है। वो कहता है राज्य को वही कार्य करने चाहिए जो समाज, जो बाजार व्यवस्था नहीं कर सकती, और राज्य को अनावश्यक लोक कल्याणकारी कार्य करने से व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता बाधित होगी। अगर राज्य हर क्षेत्र में हस्तक्षेप करेगा तो व्यक्ति अपना विकास नहीं कर पाएगा। इसी कारण स्पेंसर व्यक्ति के इस अधिकार की भी मांग करता है। क्यों? वो कहता है कि व्यक्ति को यह अधिकार होना चाहिए कि वो राज्य से अलग हो कर अपने व्यक्तित्व या अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा कर सके और नागरिकता के रूप में राज्य के बंधन से वो मुक्त हो सके। स्पेंसर राज्य के अनिवार्य सहयोग की अपेक्षा स्पेंसर राज्य का अनिवार्य सहयोग नहीं चाहता। वो कैसा चाहता है? ऐच्छिक सहयोग, यानी जब जैसी आवश्यकता हो उसी के अनुसार ही राज्य को कार्य करना चाहिए। वह राज्य के नकारात्मक नियंत्रण को स्वीकार करता है। शासन का कार्य बुराइयों को रोकना है, ना कि लोगों को सुखी बनाना। यानी राज्य का काम क्या है? समाज में जो व्याप्त बुराई हैं उनको रोकना है, ना कि लोगों के सुख दुख को ध्यान देना है। स्पेंसर राज्य के कार्यों का वर्णन करता है कि राज्य को क्या कार्य करने चाहिए और जो आवश्यक कार्य हैं उन्हीं को करने की वो स्वतंत्रता राज्य को देता है। और वो कार्य क्या हैं? विधि व्यवस्था। राज्य के कार्य क्या हैं? विधि व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था, कानून बनाकर समाज की पुलिस द्वारा रक्षा करना राज्य का काम है। बाह्य आक्रमण से राज्य की रक्षा करना, आंतरिक अशांति को शांत करना, अपराधियों को दंड देने के लिए न्यायालयों की व्यवस्था करना। स्पेंसर राज्य को एक उद्योग मानता है। जिस तरह एक कंपनी है उसी तरह राज्य को भी स्पेंसर मानता है। जिस तरह कंपनी संचालित करने के लिए कुछ नियम कानून बनाती है, उसी प्रकार राज्य को भी समाज को संचालित करने के लिए नियम कानून बनाना चाहिए और राज्य को वही कार्य करना चाहिए जो समाज नहीं कर सकता है, और जो समाज कर सकता है, जो व्यक्ति कर सकता है, उसको करने देना चाहिए। उसके अनावश्यक स्वतंत्रता को राज्य द्वारा बाधित नहीं करना चाहिए। और वो स्पेंसर इसीलिए कहता है कि राज्य की व्यवस्था जिस राज्य में जितने कम से कम नियम कानून होंगे उस राज्य में उतनी ही स्वतंत्रता विद्यमान रहेगी। धन्यवाद मित्रों, आज के लिए बस इतना। अब अगले वीडियो में अन्य विचारक के विषय में जानेंगे। तो आपसे एक विनम्र अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करिए और कमेंट ज़रूर करिए कि और क्या कैसी रिक्वायरमेंट है, उसको हम पूरा कर सकते हैं। और चैनल को
सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जिससे हम और अच्छी से अच्छी चीज़ें ला करके आपका ज्ञानवर्धन कर सकें। धन्यवाद मित्रों।